अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे, और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए, और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूंगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ऐसी वीरान जगह जहां दूर दूर तक कोई आबादी ना हो, और रातों को वो जगह वीरान और खौफनाक अंधेरे में डूबी रहती हों, ऐसी जगहों पर ही जिन्नात के मस्कन हुआ करते हैं। और अगर इंसान गलती से इन जगहों पर चला जाए तो अक्सर ऐसे होलनाक और रूह को लर्जा देने वाले वाक़यात पेश आ जाते हैं। ऐसा ही एक वहशतनाक और दुनिया से छुपे हुए खौफनाक राजों से पर्दा उठाता एक खौफनाक वाक़या जो हमें ज़ुहैब ने हैदराबाद से भेजा है। ज़ुहैब, इतना खौफनाक वाक़या भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले दोस्तों, मज़ीद वक्त ज़ाय किए बग़ैर ज़ुहैब का वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयान भाई, मेरा नाम ज़ुहैब है और मैं हैदराबाद का रिहायशी हूँ। ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं अभी एग्ज़ाम्स देकर फ़ारिग हुआ था और अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था। हम 5 दोस्तों ने मिलकर जंबीर से आगे मौजूद एक पिकनिक पॉइंट पर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि ये जंबीर झील की बैक साइड है। नेशनल हाईवे से उतरकर काफ़ी कच्चे रास्तों से गुजरकर यहाँ पहुँचा जाता है। ये बहुत ही अजीब सा पॉइंट है जिसका काफ़ी कम लोगों को पता है। हमारा एक दोस्त पहले यहाँ घूमकर गया था, उसी ने ही इस जगह की बहुत तारीफ़ की थी, तो इसलिए हम 5 दोस्तों ने मिलकर यहाँ घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया था। हम तकरीबन दोपहर में हैदराबाद से निकले थे। हमारा इरादा था कि हम शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें शाम वहीं हट में ही गुजारनी थी। हम सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उस रात को काफ़ी तेज़ बारिश का अंदेशा भी था। हम सभी दोस्तों की भरपूर ख्वाहिश थी कि हमारी इस पिकनिक में हमें बारिश मिल जाए। अभी हम नेशनल हाईवे पर ही थे कि बारिश शुरू हो गई। हम सब का तो मज़ा ही दुबाला हो गया था। जब हम नेशनल हाईवे से जंबीर जाने की तरफ मुड़े तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। मज़ा तो हमें बहुत आ रहा था, लेकिन अब अंधेरा हो गया था और हम जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। बारिश तेज़ होने की वजह से हम गाड़ी भी काफ़ी स्लो चला रहे थे। फिर एकदम से हमारी गाड़ी के आगे एक काली बिल्ली आई। मेरा दोस्त जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसने फ़ौरन ब्रेक लगा दी। वो बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं थी, क्योंकि उस बिल्ली का साइज़ आम बिल्लियों की निस्बत काफ़ी बड़ा था और वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। उस बिल्ली ने हम पर कोई ध्यान नहीं दिया। गाड़ी के आगे से वो इस तरह से गुज़र के चली गई जैसे कि हम वहाँ मौजूद ही नहीं हैं। उस बिल्ली के हमारे आगे से गुज़रते ही हमारी गाड़ी की लाइट फ्लिक्चर होने लगी। हमारा फ़ोन जिस पर हमने GPS मैप लगाया हुआ था वो मोबाइल भी एकदम से बंद हो गया। बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। हमने बाकी दूसरे मोबाइलों पर गूगल मैप खोलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे मोबाइलों पर भी गूगल मैप ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। बिला आखिर जिस मैप पर हमने रास्ता देखा हुआ था हमने अंदाजे से उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन अब हमें ये रास्ता और यहाँ का माहौल बहुत ही खौफनाक लग रहा था। मुकम्मल रात हो गई थी और बारिश की वजह से हम काफ़ी स्लो चल रहे थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी देर हो गई थी, वरना हमारे अंदाजे के मुताबिक हमें शाम तक
अपनी मंजिल तक पहुंच जाना था, लेकिन अब रात हो गई थी और अभी हम रास्ते में ही थे कि चारों तरफ खौफनाक अंधेरा छा गया और अंधेरे के साथ साथ काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी। और सबसे बड़ा मसला ये था कि हमें रास्ते का भी पक्का पता नहीं था, क्योंकि हमारा गूगल मैप बंद हो गया था। हम काफ़ी देर से सफ़र कर रहे थे। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, यार हमें सफ़र करते हुए काफ़ी देर हो गई है, अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था, कहीं हम गलत तो नहीं आ गए। फिर मेरे दोस्त ने कहा, नहीं यार, मैंने जो रास्ता गूगल मैप पर देखा था उसके हिसाब से मैं सही जा रहा हूँ। फिर कुछ देर गुजरने के बाद मेरे दोस्त ने कहा, यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा, देर तो वाकई में हो गई है और अभी भी दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। अब हमारी इंजॉयमेंट खौफ में बदलने लगी थी। बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हम लोग शायद रास्ता भटक चुके थे। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक छोटा सा गांव नज़र आया जिस पर 10-12 कच्चे घर बने हुए थे। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार हम यहाँ से पता मालूम कर लेते हैं। मेरी इस बात पर मेरे सब दोस्तों ने हाँ में सर हिलाया। हम सब दोस्त बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। जो दोस्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसने एक घर के आगे जाके गाड़ी रोक दी और कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं ज़रा पूछ कर आता हूँ। फिर मैंने कहा कि जाओ यार, वरना मुझे तो नहीं लगता कि इस वीरान गांव में कोई रहता होगा। फिर हमारा दोस्त नीचे उतरा और जाके उनमें से किसी एक घर का दरवाज़ा बजाया। उसके गेट बजाते ही गेट खुल गया। हमें कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन हमारा दोस्त किसी से बात कर रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद हमारा दोस्त वापस आया और उसने हमसे आके कहा कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं। वो कह रहे थे कि तुम गलत रास्ते पर आ गए हो और ये भी कह रहे थे कि झम्बीर यहाँ से बहुत दूर है। उसने हम बाकी दोस्तों की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। फिर वो कहने लगा कि अब बताओ कि अब क्या करना है। गूगल मैप भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने कहा, यार एक काम करते हैं, रात यहीं पर गुजार लेते हैं, फिर सुबह देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सुबह किसी न किसी से रास्ता पूछ लेंगे या फिर किसी न किसी को अपने साथ ले जाएंगे। बाकी दोस्तों ने भी मेरी बात की तायीद की और फिर हम सब नीचे उतर गए और फिर से उसी घर के सामने आ गए। हमारा इरादा था कि हम उनसे पूछते हैं कि अगर यहाँ जगह है तो हमें रात यहीं पर गुजारने दे। अब हम उस घर के गेट के सामने खड़े थे। उस बस्ती में लाइट भी नहीं थी। हर तरफ खौफनाक अंधेरा और एक अजीब सी वीरानियत छाई हुई थी। वो गांव बहुत ही पुरस्कार था। हमें वहाँ बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फिर हमने उस गेट पर दस्तक दी, लेकिन कोई भी गेट नहीं खोल रहा था। फिर हमने थोड़ी ज़ोर से दस्तक दी तो वो गेट खुद ब खुद खुलता चला गया, लेकिन अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। हमने काफ़ी आवाज़ें लगाई और कहा कि कोई है इस घर में, लेकिन अंदर से हमें कोई भी जवाब नहीं आया और ना ही हमें कोई अंदर नज़र आ रहा था। बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और हम सब दोस्त छतरियाँ पकड़कर बाहर खड़े हुए थे। ना जाने वो बुज़ुर्ग कहाँ गायब हो गए थे जिनसे अभी अभी हमने रास्ता पूछा था। खैर, फिर हमने काफ़ी देर आवाज़ें दी, लेकिन वो बुज़ुर्ग नहीं आए। फिर हमने वहाँ पर एक गलत हरकत कर दी जो हमें नहीं करना चाहिए थी। हम बग़ैर किसी की इजाज़त लिए उस घर के अंदर दाखिल हो गए। अभी हम कमरे के अंदर दाखिल हुए ही थे कि हमें बाहर बहुत ही तेज़ और काफ़ी ज़्यादा बिल्लियों की गुस्से में उर्राने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो आवाज़ें इतनी गज़बनाक थीं कि हमें उनसे डर महसूस होने लगा और वो आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बिल्लियाँ हमारी तरफ आ रही हैं। मैंने बाहर निकल कर देखा तो बाहर बहुत सारी खूनख्वार बिल्लियाँ जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थीं और उनके कद आम बिल्लियों के निस्बत काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और वो बिल्लियाँ तादाद में भी काफ़ी ज़्यादा थीं और वो सब उस कमरे की तरफ देख रही थी जिसके सामने हम खड़े हुए थे। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार जल्दी से बाहर आओ। फिर जैसे ही मेरे दोस्त बाहर आए तो ये खौफनाक मंज़र देखकर उन पे सख्ता तारी हो गया कि इतने में एकदम से आसमानी बिजली चमकी
تو اس بجلی کی روشنی میں ہمیں ان بلیوں کے پیچھے کافی لمبے لمبے خوفناک ہیولے نظر آئے۔ بجلی کی روشنی میں ہمیں ان ہیولوں کی بس ایک ہی جھلک نظر آئی تھی۔ آپ یقین جانے وہ منظر اتنا خوفناک تھا، ہم پانچوں کے دل دھڑک سے گئے تھے۔ پھر فوراً ہی ان ہیولوں کی آواز کے ساتھ کچھ خوفناک عجیب جانور نما آوازیں آئیں۔ وہ آوازیں بہت ہی خوفناک تھیں۔ ہم سب خوف کی وجہ سے لرز کر اور گرتے پڑتے ہوئے گاڑی کی طرف بھاگے۔ پھر گاڑی میں بیٹھتے ہی ہم نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ہم سب بہت ہی زیادہ خوفناک ہو گئے تھے۔ اتنے میں دوبارہ بجلی چمکی اور اس روشنی میں ہم نے دیکھا کہ وہ کالے ہیولے ہماری گاڑی کے کافی قریب کھڑے ہوئے تھے۔ ہم سب کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سب نے خوف زدہ ہو کر چیخ کر کہا کہ گاڑی جلدی سٹارٹ کرو۔ اس دفعہ جیسے ہی میرے دوست نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میرے دوست نے فل ایکسیلیٹر دے کر ایک دم سے گاڑی کو فل سپیڈ میں بھگا دیا۔ ابھی ہم تھوڑا آگے آئے ہی ہوں گے کہ ایک بہت ہی زیادہ خوفناک کالا چہرہ تقریباً جو کہ ہماری گاڑی کے برابر تھا، وہ چہرہ ایک دم سے ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا۔ میں نے بس اس خوفناک چہرے کی بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی۔ وہ اتنا خوفناک چہرہ تھا کہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس خوفناک چہرے کے سامنے آتے ہی نہ جانے کس چیز سے ہماری گاڑی کافی زور سے ٹکرائی اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن نکل چکا تھا۔ میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو میرے باقی چاروں دوست ابھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ پھر جیسے ہی میرے چاروں دوست ہوش میں آئے تو ہم سب نے اپنے چاروں طرف دیکھا، جو کہ اب دن نکل آیا تھا۔ ہم نہ جانے کیسے بے ہوش ہو گئے تھے اور ہمیں کوئی چوٹ وغیرہ بھی نہیں لگی تھی۔ گاڑی بھی صحیح سلامت تھی۔ ہماری گاڑی کے آگے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ہماری گاڑی ٹکرائی ہو، اور دور دور تک اس گاؤں کا نام و نشان ہی نہیں تھا جو رات کو ہمیں یہاں پر نظر آیا تھا۔ ہم حیران تھے کیونکہ ہماری گاڑی اتنا دور تو نہیں گئی تھی۔ ہم بس ابھی اس گاؤں سے تھوڑا آگے آئے ہی تھے کہ ایک دم سے ہماری گاڑی کے سامنے وہ خوفناک چہرہ آ گیا۔ رات کے وہ تمام منظر جب دوبارہ یاد آئے تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، یار جلدی گاڑی سٹارٹ کرو تاکہ ہم یہاں سے فوراً ہی نکل جائیں۔ پھر جب میرے دوست نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو پہلی ہی بار میں گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ بستی جو ہم نے رات کو دیکھی تھی یہ کوئی عام بستی نہیں تھی۔ پتہ نہیں صبح ہوتے ہی وہ بستی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ ہم بس سیدھے سیدھے چلتے ہی جا رہے تھے۔ ہم سب کے دلوں میں بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا تھا۔ پکنک وغیرہ تو ہم سب بھول گئے تھے۔ ہم بس کچے پکے راستوں پر چلتے رہے۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد ہمیں کوئلے کی کان نظر آئی۔ وہاں پر کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں حیدرآباد جانا ہے، آپ ہمیں پلیز راستہ بتا دیں۔ پھر ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے تھوڑا دور جا کر آپ کو ایک ریل کی پٹری نظر آئے گی، وہاں سے آپ سیدھے ہاتھ پر مڑ جائیے گا، بس آپ پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، آپ حیدرآباد کے ہائی وے پر پہنچ جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ریل کی پٹری کے ساتھ چلتے چلتے آخر کار اس ہائی وے پر پہنچ گئے۔ پھر جب ہم حیدرآباد اپنے گھر پہنچے تو ہماری جان میں جان آئی۔ تو ایان بھائی یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ، امید ہے آپ کے لسنرز کو پسند آئے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ زہیب، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دوستوں امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔